Assalamu alaikum. My name is Dr. Ahmed Raza Khan. I am MPhil in Forensic Medicine and Toxicology and currently working in the Office of Surgeon Medico Legal Punjab, Lahore. My department has arranged medico legal trainings for the doctors of Punjab in collaboration with University of Health Sciences and Punjab Forensic Science Agency. And different topics of forensic medicine and toxicology are thoroughly covered in all these sessions. I myself is delivering the lectures, and besides me, Dr. Humayun, he's a forensic odontologist. He's an expert in the dentistry department, and he's delivering lectures on all the issues related with the dental medical legal cases. And Professor Dr. Arif Rashid Malik, who is the Surgeon Medico Legal Punjab Lahore, he is also delivering lectures to all these batches individually. And it is an honor and pleasure to serve the subject like that, to share and spread the knowledge, as it is कि इल्म एक अमानत है और उसको ऐसा सच ही दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तो इस काविश में मैं, डॉक्टर हुमायूं और प्रोफेसर आरिफ रशीद मलिक हमातन मसरूफ़ हैं, और ये तीसरा बैच है कि जिसकी ट्रेनिंग जारी है। और हमारी ये कोशिश है कि जितना हम लोगों ने सीखा है, जो अल्लाह ताला ने हमें इल्म अता किया है, वो हम दूसरों तक पहुंचाएं ताकि लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम हो सके। मरीज़ चाहे ज़िंदा आ रहा है आपके पास या मुर्दा आ रहा है, उसको इंसाफ की फराहमी है या उसका इलाज मुआवजा है, ये तमाम चीज़ें यकसां अहम है उस मरीज़ के लिए कि जो आपके पास आ रहा है। बस ये समझ के काम करें कि ये अल्लाह की लगाई हुई ड्यूटी है और अल्लाह ताला ने आपको इस ड्यूटी के लिए चुना हुआ है। जज़ाकल्लाह खैर। Going to revise the topic and we are going to have an interactive session, क्योंकि जैसा वो कहते हैं ना कि a live shark swims throughout its life, a stale shark is a dead shark। तो इंटरैक्टिव सेशन होता है, मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ, आप लोग कुछ थोड़ा मेरे से सीखते हो, इसी तरह काम चलता है। कोई केस भी बुक पिक्चर नहीं होता। आप जो किताबों में पढ़ते हैं, कभी वो एग्जैक्ट चीज़ आपको कहीं भी किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं मिलती। हर केस को इंडिविजुअली असेस करना पड़ता है, इंडिविजुअली देखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। जी प्लीज बेटा आप अपना क्वेश्चन दोबारा बोलें। सर मैं कह रही हूँ कि एज अ मेडिकल लीगल ऑफिसर अगर कोई हमें थ्रेट करने लग जाता है तो उसके लिए कोई लॉ है? बेटा उसके लिए सिंपल सी बात है कि वो कहते हैं कि जब आप मेडिको लीगल करने लगो तो आपका कलम चले, आपका मुंह और जुबान बंद हो, आप किसी से कुछ शेयर ना करो, किसी से कुछ डिस्कस ना करो। और आपकी टर्शरी केयर फैसिलिटी है, वहाँ पे अगर हॉस्पिटल की चौकी है, पुलिस की, वो लोग अगर आपको कोई सिक्योरिटी फराहम करते हैं ठीक है। जस्ट इन केस कोई सिक्योरिटी आपको फराहम नहीं है, आप एमएलसी करो, एंड इफ यू आर अंडर थ्रेट एंड ड्यूरेस तो आप उसको अपने एमएलसी में लिख दो कि आई एम बीइंग फोर्स्ड टू राइट दिस, इट इज नॉट लाइक दिस, आई एम बीइंग फोर्स्ड टू राइट दिस, दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन डू। आपने लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, हम पार्टी नहीं है किसी केस में भी। लेकिन कई दफा ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि लोग आ जाते हैं, उन्होंने पिस्तौलें पकड़ी होती हैं, गन्ने पकड़ी होती हैं और वो थ्रेट कर रहे होते हैं। समटाइम पेशेंट इतना क्रिटिकल होता है कि वो अपनी पेशेंट की परेशानी में आपसे उलझ रहे होते हैं। तो आपने अपना जो एक ऑरा है ना वो मेंटेन रखना है। यू आर नॉट गोइंग टू लूज योर ओन कूल, आपने उसको एमिकेबली हैंडल करना है। आपके साथ आपका स्टाफ है, स्टाफ से कहें वो उनको देखें, आप खुद देखें, और उनको जितना भी हद तक हो सके आप एकोमोडेट करें। और अनड्यू एकोमोडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की फरमाइश पे एमएलसी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम अपनी ऑनेस्टी के साथ करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके साथ है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन पूछें या फिर मैं कुछ आपको टॉपिक्स बताता हूं जब मैं चाहता हूं कि हम रिवाइज कर लें। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक डेड बॉडी आई है पोस्टमार्टम के लिए। बिल्कुल एंड में जाके कॉलम है टाइम बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम। वो टाइम आप कैसे कैलकुलेट करोगे मुझे बताओ। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स एक चीज, और अगर डेथ सर्टिफिकेट अवेलेबल है, यूजुअली डेथ सर्टिफिकेट नहीं होता, बकुए पे ही डेथ हो गई होती है, फिर कैसे हम करेंगे? पुलिस पेपर्स। अच्छा, आप क्या 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 कैसे कैलकुलेट करेंगे मुझे आप ये बताएं। तो उसके ऊपर लिखा होता है इंसिडेंट्स के टाइम, इंसिडेंट्स का टाइम लिखा है, ओके, फिर आगे
रिट्रीव हुई, उसके बाद मेन जो टाइम है ना उसमें वो टाइम है कि जब बॉडी आपकी हेल्थ फैसिलिटी में आई है. When you receive the dead body in the mortuary, that is the actual time that we call it as known period. उससे पहले पुलिस कब का वकूआ बता रही है? पुलिस वो टाइम बताती है जब पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है. तो वकूआ उसी वक्त इंस्टेंटेनियस तो पुलिस को कॉल नहीं चली जाती. वकूआ हो सकता है उससे घंटा पहले का हो, 2 घंटे पहले का हो, 4 घंटे पहले का हो. तो वो टाइम जो है ना वो एक आर्बिट्रेरी टाइम है. द एक्चुअल नोन पीरियड जो है वो तब है कि जब डेड बॉडी आपकी फैसिलिटी में आई है. दैट इज द टाइम. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी बॉडी 3 AM पे आ गई. आज क्या तारीख है? 17 तारीख है. 3 AM 17/1/2024 को बॉडी आई है. ठीक है. उसके बाद अब टाइम हो रहा है लाइक 3 बज रहे हैं. 3 बजे आपके पास पुलिस डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, पुलिस पेपर्स आ रहे हैं, डॉकेट आ रहा है, FIR आ रही है, इंक्वेस्ट फॉर्म आ रहा है. ठीक है. अब सुबह 3 बजे से लेके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 12 घंटे हो गए. 12 घंटे नोन टाइम है, नोन पीरियड है आपके पास. दैट इज द मिनिमम टाइम कि आपको पता है, कंफर्म है कि बंदा डेड है. फिर उसके बाद आप ऑटोप्सी फाइंडिंग्स देखेंगे. 12 घंटे 12 घंटे का नोन पीरियड हो गया. पुलिस उससे पहले बताती है कि जी रात 12 बजे ये वकूआ हुआ है, 12 बजे डेथ हुई है. 3 घंटे और ऐड करेंगे हम उसमें, वो हो गए 15 घंटे. अब वो जो टाइम बता रही है पुलिस उस वक्त का बता रही है जब पुलिस जाए वकूआ पे पहुंची है. उससे पहले का इंसिडेंस है. ठीक है. फिर आप इन सारे नोन पीरियड पे फिर आप अपना जो है ना ऑटोप्सी फाइंडिंग्स को साथ कोऑपरेट करेंगे. राइगर मॉर्टिस फुली डेवलप्ड होना चाहिए, 12 घंटे गुजर चुके हुए हैं. पोस्टमार्टम स्टेनिंग फिक्स होनी चाहिए. इन बिटवीन एरियाज ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग वो 5 से 7 घंटे में फिक्स हो जाती है. ठीक है. और उसके बाद 0.5 to 1 डिग्री ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर होता है एवरी आवर. ठीक है. वो अगर रेक्टल थर्मामीटर है आपके पास या आपके पास वो दूसरे वाला थर्मामीटर है तो आप सब हेपेटिक भी जो है ना इंसिजन दे के वहां से एक्यूरेट टेम्परेचर बॉडी का ले सकते हैं. उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक हो गया. रेक्टल टेम्परेचर ले सकते हैं, लेकिन कई दफा सेक्सुअल असॉल्ट वाले केसेस होते हैं जिसमें हमने रेक्टल टेम्परेचर फिर अवॉइड करना होता है. तो फिर हम सब हेपेटिक इंसिजन दे के थर्मामीटर को वहां पे इंसर्ट करते हैं. वहां से हम जो है ना कोल्ड टेम्परेचर लेना होता है, क्योंकि बाहर से तो बॉडी ठंडी हो ही गई हुई है, तो कोल्ड टेम्परेचर हमने लेना होता है. ठीक है. अब आप देख रहे हैं कि बॉडी में राइगर मॉर्टिस फुली डेवलप्ड है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग फिक्स्ड है. तो ये सारी चीजें मिल मिला के आपके पास ये आ जाता है कि 12 घंटे का नॉन पीरियड हो गया. तो राइगर मॉर्टिस 12 घंटे तक मजीद डेवलप रहेगा. 12 घंटे में डेवलप होगा, 12 घंटे तक सस्टेन रहेगा, नेक्स्ट 12 घंटे में वो पास अवे करेगा. तो इसमें फिर आप रेंज दोगे 12 आवर्स टू 24 आवर्स टाइम बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम. ठीक हो गया. ये आ गया. टाइम बिटवीन इंजरी एंड डेथ वाला जो होता है उसमें मोड्स हैं. अगर तो एस्फिक्सिया मोड है तो 3 से 5 मिनट. अगर कोमा मोड है, ब्रेन डेथ है, तो इमीडिएट डेथ है. और अगर हेमरेज की वजह से है तो उसमें 5 से 10 मिनट या 15 से 20 मिनट डिपेंड करता है. मेजर अगर आर्टरी हिट हो रही है, एब्डोमिनल एओर्टा हिट हो रही है, फेमरल आर्टरी हिट हो रही है, तो ऑब्वियसली वो 5 से 10 मिनट में ब्लीड आउट कर जाएगा. अगर कोई पेरिफेरल आर्टरी हिट हो रही है, डॉर्सैलस पीडस डैमेज हो रही है, तो 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं. तो दैट इज द टाइम बिटवीन इंजरी एंड डेथ. और टाइम बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम हमने ऑलरेडी कर लिया. अब बेटा आप वाला पॉइंट कि जब डेथ सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा वहां टाइम बिटवीन इंजरी एंड डेथ पे आप लिखोगे हॉस्पिटल डेथ. वहां पे आपने मोड के अकॉर्डिंगली नहीं देना, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज हुआ है, वो सरवाइव किया है, वो जिंदा बचा है, वो पहुंचा है वहां तक, इसलिए वहां पे आप लिखोगे हॉस्पिटल डेथ. और नीचे जो आएगा टाइम बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम, वहां पे आप एग्जैक्ट मिनट्स में दोगे डेथ सर्टिफिकेट से कैलकुलेट करके. मसलन अगर कहा जाता है कि जी 1 बजे डेथ हो गई है, दोपहर को 1 बजे डेथ हुई है और आप रात को 12 बजे पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो कितना टाइम गुजर गया? 11 घंटे गुजर गए. तो एग्जैक्ट या कह लो जी, आप कह लो 12:15 बजे, तो वो 11 घंटे 15 मिनट आप लिखोगे उसमें टाइम, एग्जैक्ट इन मिनट्स. ठीक है. उसमें रेंज नहीं आएगी. रेंज वहां पे आएगी कि जहां पे आपका वहीं पे ऑन द इंसिडेंस अगर डेथ हुई है, पुलिस बॉडी लेके आती है, फिर आप अपनी ऑटोप्सी फाइंडिंग्स देखते हैं और चलते हैं. ठीक हो गया.
एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि एक सिनेरियो है, पुलिस आपके पास एक विक्टिम लेके आती है कि जी ये जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार है, या बच्चा है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, या कोई अगवा किया हुआ बंदा लेके आती है जो कहता है उसे 1 हफ्ते से अगवा किया हुआ था और उसे टॉर्चर किया जा रहा है। अब उसकी बॉडी पे ब्रूजेस होंगे, ठीक है। अगर तो वो सच बोल रहा है अगवा किया हुआ बंदा कि 1 हफ्ते से अगवा है, तो उस पे बॉडी पे वेरिएबल एज होगी ब्रूजेस की। फ्रेश कलर के ब्रूज भी होंगे, 3 से 4 दिन पुराने ब्रूज भी होंगे, 7 दिन पुराने ब्रूज भी होंगे, 5 दिन पुराने ब्रूज भी होंगे। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस में अगर बच्चा किसी ऐसे टॉर्चर का शिकार है कि जिसको बच्चे को बार बार उसके पेरेंट्स या स्टेप मदर या स्टेप फादर मार रहे हैं, उस बच्चे में भी एक ये फाइंडिंग मिलेगी आपको, मल्टीपल एजेस ऑफ ब्रूज मिलेंगी, प्लस मल्टीपल एजेस एट टाइम्स आपको फ्रैक्चर की भी मिलेगी कि कभी फीमर टूटी हुई है, कभी मिरस टूटी हुई है, कभी रेडियस अल्ना टूटी हुई है। आप एक्सरे करवाओगे तो कोई हीलिंग स्टेज में होगा, कोई हील्ड होगा, ठीक है, कोई जो है ऑलरेडी ब्रोकन फॉर्म में होगा। तो ये सारी चीजें आपने पहले से ज़हन में रखते हुए आपने ये चलना है। इसी तरह फीमेल है, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, उसमें भी यही आएगा कि अगर वो ये क्लेम कर रही है कि उसको मारता है उसका हस्बैंड या उसके ससुराल वाले उसे मारते हैं, तो उसकी बॉडी पे भी इस तरह ही ब्रूजेस होंगे। अब मैं ब्रूजेस की आपको एज बता दूं, फ्रेश कलर जो ब्रूज होगा वो रेड कलर का होगा, यानी कि इमीडिएट वकूआ हुआ है, 2 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, रेड कलर का ब्रूज होगा। जैसे ही 12 घंटे से टाइम ऊपर होगा, 12 से 24 घंटे के दौरान वो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। क्यों? पहले वाला जो है वो फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जिसकी वजह से वो रेड कलर का होगा। उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। पर्पल भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कलर ऑफ द स्किन ऑफ द इंडिविजुअल। फेयर कलर लोगों में इसको अप्रिशिएट करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू डार्क कलर पीपल। फिर आ जाता है कि यही आपकी जो हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन है, हीमोग्लोबिन गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू हीमोसिड्रिन। तो हीमोसिड्रिन गिव्स अ ब्राउनिश पिगमेंट टू द स्किन। तो ब्राउन कलर का अगर आपको ब्रूज मिल रहा है तो 3 से 4 दिन गुजर चुके हैं। 3 से 4 दिन में हीमोग्लोबिन डिकम्पोज डिसइंटीग्रेट होके हीमोसिड्रिन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक हो गया। उसके बाद 5 से 7 दिन में ये हीमोसिड्रिन विल गेट कन्वर्टेड इनटू हीमाटोइडिन एंड बिलीवर्डिन। हीमाटोइडिन एंड बिलीवर्डिन आपको ग्रीनिश डिस्कलरेशन देगा। ये 5 से 7 दिन हो गए हैं, तो एक दिन यानी कि 12 घंटे से कम फ्रेश कलर रेड कलर, 12 से 24 घंटे के दौरान ब्लू कलर, 3 से 4 दिनों में ब्राउन कलर और 5 से 7 दिनों में ग्रीन कलर। फिर इवेंचुअली ये हीमाटोइडिन बिलीवर्डिन गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू बिलिरुबिन, तो आपको 7 से 10 दिन तक येलो कलर का स्टेन व ब्रूज का कलर नजर आएगा, येलो स्टेनिंग नजर आएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिलिरुबिन। और इवेंचुअली 14 दिन में ये फेड अवे हो जाता है, ठीक है। तो 14 दिन के बाद आपको पॉसिबिलिटी है कि ब्रूज का कोई रेमिनेंट नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे मेरा एक पॉइंट है कि कई दफा हम इवन प्रोविंशियल स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड में जो कई दफा साल के बाद होता है, देयर आर केसेस के जिसको कई दफा वो कमर पे उन्होंने कुछ मारा होता है, ट्रैक ब्रूज बना होता है और उसका बाकायदा टेलटेल मिल रहा होता है। उसकी क्या रीजन हो सकती है? उसकी क्या रीजन हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? लुकिंग स्मार्ट माशाल्लाह। अच्छा बेटा, साल के बाद आपको ब्रूज का टेलटेल मिल रहा है, व्हाट कुड बी द रीजन? देखो ना बेटा, ब्रूज तो 14 दिन में हम कहते हैं खत्म हो गया। हीमोग्लोबिन जो भी थी वो सारी इवेंचुअली ऑक्सीजनेटेड थी, डीऑक्सीजनेटेड थी, हीमोसिड्रिन थी, हीमाटोइडिन बिलीवर्डिन थी, बिलिरुबिन थी, खत्म हो गई। तो साल के बाद आपको ब्रूज का रेमिनेंट या टेलटेल या निशान कैसे मिल सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि इंसान सारी जिंदगी जो है ना इंटरैक्टिव तरीकों से सीखता रहता है। यही क्वेश्चन मैं एक दफा ट्रेनिंग के लिए गया था फिरोजवाला में, वहां पे मैंने ये क्वेश्चन किया था और एक यंग आप जैसे ही स्टूडेंट थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि ये बेसिकली मेलानिन डेपोजिशन हो जाती है।
ये आप गूगल करो, रिसर्च करो, काफी सारे रिसर्च आर्टिकल्स इस चीज पे पढ़े हैं कि एट टाइम्स के ब्रूज की जब इंसल्ट होती है बॉडी में, वहां पे मेलानिन डेपोजिशन हो जाती है, और बेशक हीमोग्लोबिन के बाय प्रोडक्ट्स डिसइंटीग्रेट होके गायब हो जाएं, लेकिन मेलानोसाइट्स और वो मेलानिन डेपोजिशन की वजह से एक परमानेंट निशान रह जाता है ब्रूज का। जी बेटा, मेलानिन डेपोजिशन बेटा, मेलानिन पिगमेंट है ना, तो वो डिपॉजिट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो गई इसकी ब्रूज की एजिंग। इसी तरह एब्रेजन अगर आप देखो, अब एब्रेजन का हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, ये ज़हन में रखना कि एब्रेजन हमेशा मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन है, एपिडर्मल, वो डर्मस तक भी नहीं जा रहा। आपकी जितनी नर्व एंडिंग्स हैं, जितने आपकी ब्लड वेसल्स हैं, सारा कुछ है वो डर्मिस में है। तो ये एपिडर्मल का सुपरफिशियल लेयर, एपिडर्मस का भी सुपरफिशियल लेयर मुतासर होता है, तो उसमें इसलिए एब्रेजन कोई टेल नहीं छोड़ता, एब्रेजन कंप्लीटली हील हो जाता है। 3 से 4 दिन पे उसमें स्कैब आ जाता है, जख्म पे जो खिंड बनता है, जो स्कैब आता है, वो 3 से 4 दिन में आ जाता है। तो वो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि जो हील्ड स्कैब है वो आपको पता है रफ सा होता है, हार्ड होता है, और वो आपको अपरेंटली नजर भी आ रहा होता है, और टच करने में भी आपको पता लग जाता है कि ये हार्ड स्कैब बन गया हुआ है। हाँ, अगर वो हीलिंग स्टेज में है, अगर वो ग्रेनुलेशन टिश्यू और इस तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं, तो वो आप उसकी रेंज बता सकते हैं कि 1 से 2 दिन गुजरे हैं या कितना टाइम गुजरा है। एब्रेजन को आपने इस तरह एज करना है। इसी तरह इंसाइज्ड वुंड है, अगर इंसाइज्ड वुंड, वो जिस तरह कहते हैं ना बाय फर्स्ट इंटेंशन, अगर सर्जिकल इंसिजन है, वो सर्जिकल इंसिजन चाहे थिएटर में है या किसी ने फैब्रिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कैल्पल से बनाई है, तो उसने हील वैसे ही करना है जिस तरह सर्जिकल इंसिजन करेगी। तो उसके भी आप बेड में देखोगे, जब आपको ग्रेनुलेशन टिश्यू नजर आएगा, 1 से 2 दिन गुजर चुके होंगे, फिर उधर से फ्रॉम विद इन इनवर्ड्स आपको पता है वो हील होना शुरू होता है, तो आपको हीलिंग की वो स्टेजेस सारी उसमें से नजर आएंगी। तो ऐसे आपने उसको अप्रिशिएट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक हमने टाइम कर लिया, एज ऑफ ये कर लिया हमने, इंजरी कर लिया, और अब आप क्वेश्चन पूछो कोई, आपके ज़हन में क्या है कि जो आप लोगों को इस पूरे सेशन में अगर कुछ डिफिकल्ट लगा है, या पोस्टमार्टम के मुतल्लिक, फायर आर्म के मुतल्लिक, पॉइजनिंग के मुतल्लिक, कोई भी टॉपिक के मुतल्लिक आपने कुछ पूछना है तो पूछो। फायर आर्म बेटा, फायर आर्म का अब आप ये देखो कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं। एक तो आ जाता है स्कल, सर पे लगा हुआ जो जख्म होगा, सर पे जो फायर आर्म इंजरी होगी, वो अगेन वही बात आ जाती है, या तो वो क्लोज रेंज है, कांटेक्ट वुंड हो सकता है, और कांटेक्ट में भी ये है कि फर्म कांटेक्ट है, लूज कांटेक्ट है, या एंगल्ड कांटेक्ट है। ठीक है, उसके बाद मिडिल रेंज आ जाती है और फिर फार रेंज आ जाती है। तो इन सारी चीजों में आपने देखना ये है कि हमने, अगर तो बिल्कुल फर्म कांटेक्ट वुंड है, तो फर्म में ये होता है कि जब मसल एंड बिल्कुल प्रेस हुआ होता है अगेंस्ट द स्कल, तो एक बैक स्पैटर भी हो सकता है, यानी कि आपने मसल एंड को ऐसे रखा जो बैरल ऑफ द गन है, और जब वो गन चली है उसके चलने से एक वैक्यूम क्रिएट होता है और एक काफी बड़ी इंजरी बन जाती है, एंट्री बड़ी बन जाती है, और आपको जितनी बर्निंग ब्लैकनिंग टैटूइंग है वो वुंड के अंदर मिलती है। ठीक है, और एग्जिट आपको निस्बतन छोटा होगा एज कंपेयर टू द एंट्री वुंड, बिल्कुल फर्म कांटेक्ट वुंड में। इसी तरह लूज कांटेक्ट है, एंगल्ड कांटेक्ट है, उनकी अपनी अपनी अपीयरेंस आएगी, स्टार शेप्ड अपीयरेंस हो जाती है यूजुअली कांटेक्ट वुंड में। मिडिल रेंज और दूसरी वाली रेंज में ये है कि ये, अच्छा, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि एंट्री छोटी होगी एग्जिट बड़ा होगा, या एंट्री बड़ी होगी तो एग्जिट छोटा होगा, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। हर केस इंडिविजुअल होता है, आपने उसको इंडिविजुअली असेस करना है। जो हॉलमार्क है फिनोमेना का एंट्री और एग्जिट का, वो बिवेलिंग है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्कल बोन्स एक फ्लैट बोन्स हैं और डाइप्लॉइड बोन्स हैं, और इनर टेबल और आउटर टेबल होता है। ये अगर आउटर टेबल है तो वो इनर टेबल से सपोर्टेड है, और अगर इस तरफ से गोली एंटर हो रही है तो ये आउटर टेबल इनर टेबल पे सपोर्टेड है, तो इसके बाहर एक रेगुलर पंच आउट होल मिलेगा, और अंदर के इनर टेबल के परखचे उड़ गए होंगे। आप स्कल खोलते हो, वॉल्ट खोलते हो, आप देखते हो कि बाहर एक अच्छा रेगुलर होल है और अंदर वाले टेबल के टुकड़े उड़े हुए हैं, तो दिस इज इनवर्ड बिवेलिंग। इसी तरह जब एग्जिट हो रहा है तो एग्जिट पे ये है कि इनर टेबल इज सपोर्टेड बाय द आउटर टेबल,
तो इनर वाले टेबल पे आप देखोगे कि बड़ा रेगुलर सा होल है, क्लीन कट सा होल मिलेगा आपको, सर्कुलर सा। और बाहर वाले टेबल के जो है ना वो प्रक्चे हो गए होंगे, दैट इज आउटवर्ड बिवेलिंग। तो दिस इज द हॉलमार्क ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट फिनोमेना इन द स्कल। इस तरह आपने डिसाइड करना है। उसके अलावा जिस्म पे कहीं भी है, चेस्ट कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, लिम्स हैं, वहां पे आपको एंट्री पे इन्वर्टेड मार्जिन्स मिलेंगे, वहां पे एंट्री पे आपको कॉलर ऑफ एब्रेजन मिलेगा। कॉलर ऑफ एब्रेजन रगड़ का निशान है। कॉलर ऑफ एब्रेजन इस चीज का निशान नहीं है कि वो उसकी रोटेशनल वेलोसिटी से बनता है। बुलेट की तो वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है कि जितनी देर में अभी 1/3 ऑफ द रोटेशन भी बुलेट की नहीं पूरी हुई होती तो वो फाड़ के आर पार हो जाती है। तो ये रगड़ का निशान है कि आप जब जबरदस्ती एक बुलेट घुस रही है, स्किन को पियर्स कर रही है, स्किन को फाड़ती हुई अंदर जा रही है, तो जहां पे वो जिल्द को फाड़ती हुई अंदर जा रही है वहां पे वो रगड़ का निशान बनाती है। दैट इज द कॉलर ऑफ एब्रेजन। और जिस डायरेक्शन से दाखिल होगी, अगर वो बिल्कुल 90 डिग्री पे दाखिल हो रही है ऐसे करके, तो आपको सर्कमफ्रेंशियल कॉलर ऑफ एब्रेजन मिलेगा। अगर वो इंफीरियर एंगल से दाखिल हो रही है तो क्रिसेंटिक मार्जिन आपको इंफीरियर बॉर्डर पे मिलेगा। इसी तरह सुपीरियर, राइट और लेफ्ट जिस तरफ से बुलेट एंटर हो रही है वो क्रिसेंटिक मार्जिन ऑफ कॉलर ऑफ एब्रेजन आपको उस तरफ से मिलेगा। इस चीज को बेटा कॉलर ऑफ एब्रेजन लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग रेंज में भी मिल जाता है। कांटेक्ट में भी आता तो है ऑब्वियसली, लेकिन अगर बिल्कुल फर्म कांटेक्ट है ना, तो फर्म कांटेक्ट में मैंने आपको बताया है कि एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है विद इन द बैरल, तो वो एक सक्शन फॉर्म में वो एक स्टार शेप वुंड आपको मिलता है। और फिर वुंड के अंदर आप जब देखते हो तो बर्निंग भी होती है, ब्लैकनिंग भी होती है। वो सब कुछ आपको वुंड के अंदर ब्रेन पे मिलेगा, मेनिंजेस पे मिलेगा, स्कल बोन्स पे मिलेगा। नहीं, मैंने आपको बताया था ब्लैकनिंग होगी सबसे पहले, फ्लेम की वजह से बर्निंग होगी। जब फ्लेम होगा तो उसकी वजह से स्किन जलेगी, टिश्यू जलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो बर्न्ड गन पाउडर है, जो जला हुआ गन पाउडर है, वो कार्बन सूट पार्टिकल्स बनाएगा। वो कार्बन सूट पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे तो ब्लैकनिंग होगी, और ये चीज आप कॉटन से वाइप कर सकते हैं। आप कॉटन से वाइप करेंगे वो उतर जाएगी ब्लैकनिंग वहां से। फिर आ जाता है आपका अनबर्न्ड गन पाउडर। अनबर्न्ड गन पाउडर पंक्टेड एब्रेजन्स बना देता है स्किन में, वो एम्बेड हो जाता है। एब्रेजन जिस तरह हमने देखा अभी कि सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस है, तो सुपरफिशियल मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस में जाके वो अनबर्न्ड गन पाउडर जज़ब हो जाता है, पंक्टेड एब्रेजन बना देता है, तो वो वाइप अवे नहीं होगा। आप कॉटन से लेके उसको ऐसे वाइप करोगे वो उतरेगा नहीं, ब्लैकनिंग उतरेगी। ये फर्क है उसमें। बेटा सबसे पहले अगर आप फ्लेम देखो तो विद इन एन इंच, 1 इंच के अंदर आपको फ्लेम भी मिलेगा और बर्निंग भी मिलेगी। 2 से 3 इंच के दरमियान आपको फ्लेम का इफेक्ट कम हो जाएगा, बर्निंग ब्लैकनिंग ज्यादा डोमिनेंट होगी। ठीक है। और उसके बाद विद इन आर्म्स लेंथ, एक बाजू की जितनी लंबाई है विद इन आर्म्स लेंथ जो है ना आपको टैटूइंग मिलेगी। अगर वो 6 इंच में है तो टैटूइंग का स्प्रेड कम होगा। अगर वो 2 फुट के फासले से है, आर्म्स लेंथ के फासले से है, तो टैटूइंग का स्प्रेड ज्यादा होगा। तो ये आपने रेंज ज़हन में रखनी है। और आपको ना ब्लैकनिंग मिल रही है, ना बर्निंग मिल रही है, ना टैटूइंग मिल रही है, इसका मतलब है कि आर्म्स लेंथ से बियॉन्ड है। तो फिर वो आपको सिर्फ कॉलर ऑफ एब्रेजन और इन्वर्टेड मार्जिन्स मिलेंगे। अच्छा, एक और चीज ज़हन में रखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लोगों ने शॉटगन को भी जो है ना मजाक बनाया हुआ है। गांव के जो लोग हैं ना, उनको पता है कि कितनी रेंज से फायर करेंगे तो छर्रों का स्प्रेड क्या है। क्यों? उन लोगों को प्रैक्टिस है, वो उन्होंने अपने खेतों को पानी देने के टाइम पे जो जंगली जानवर उनके खेतों में आ रहे होते हैं उन्हें भी फायर करना होता है, उन्हें रेंज का पता होता है। उसके अलावा कई ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे मुर्गाबी आती है तो शिकार करना होता है, उनको रेंज का पता होता है। तो उन्होंने उस रेंज को, लेकिन उन्हें वो साइंटिफिक चीज नहीं पता कि जो एज अ डॉक्टर आपको पता है कि अगर 1 यार्ड के फासले से, 1 यार्ड का मतलब है 3 फुट, 1 यार्ड के फासले से अगर, ये स्लाइड कर दें अलार्म जो अब बज रहा है ना, इसका डिसमिस कर दें। ठीक है, रुक तो नहीं गई रिकॉर्डिंग? ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये है कि आपने ये देखना है कि 1 यार्ड 3 फुट का फासला, 1 यार्ड का फुट 1 इंच का सुराख बनाएगा, समझ रहे हो? और सारे के सारे पैलेट अंदर होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
पैलेट आपने स्नूकर खेली नहीं, लेकिन स्नूकर देखी जरूर होगी। स्नूकर के जो 15 रेड बॉल होते हैं वो कॉम्पैक्ट एक तरह से फ्रेम में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। फिर जब वो फ्रेम उठाते हैं तो वैसे जुड़े हुए होते हैं, तो जब क्यू बॉल आके हिट करता है तो पहली स्ट्राइक में सारे रेड बॉल स्प्रेड नहीं कर जाते, कुछ एनमैस पड़े रहते हैं, कुछ जो पेरिफेरी वाले होते हैं वो फैल जाते हैं। इसी तरह जब शॉटगन फायर होती है तो 3 तरह के अंदर पैलेट्स होते हैं। उसमें सबसे जो छोटे होते हैं वो होते हैं बर्ड शॉट। एक कार्ट्रिज में वो 100-200 भी हो सकते हैं। उससे बड़े होते हैं बक शॉट, वो एक पैलेट में 15-20 भी हो सकते हैं, 30-40 भी हो सकते हैं। और फिर होता है स्लग शॉट जो एक ही होता है, वो बड़ा पैलेट होता है और वो यूजुअली ये जो वाइल्ड बोर्स और एलिफेंट्स हैं इन्हें मारने के काम आता है। तो बर्ड शॉट, बक शॉट एंड स्लग शॉट ये पैलेट्स होते हैं। अब जो बर्ड शॉट पैलेट्स हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और वो 100-200 होते हैं। अब वो 100-200 हैं, वो अगर फायर चलेगा तो ऑब्वियसली उनका स्प्रेड है वो फैलाव में भी आएंगे। अब 1 यार्ड के अंदर आपको बॉडी के अंदर 1 इंच का सुराख मिलेगा और सारे के सारे एनमैस अंदर दाखिल हो चुके होंगे। आप जब एक्सरे करवाओगे तो आपको एक्सरे में पैलेट्स ही पैलेट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह चाहे वो बर्ड शॉट है या बक शॉट है, जैसे जैसे फासला इंक्रीज करता जाता है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी 10 यार्ड के फासले से, 10 यार्ड का मतलब हो गया 30 फुट, 30 फुट के फासले से फायर किया है तो कम से कम 10 इंच के स्प्रेड में पैलेट्स होने चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपके पास क्या केस आता है कि जी ओने मैनू 10 फुट के फासले तो जी शॉटगन नाल फायर मारे है, आपको सिर्फ 1 पैलेट मिल रहा है, आपको चेहरे पे 1 पैलेट मिल रहा है, ठीक है, आपको पांव में 1 पैलेट मिल रहा है, आपको थाई में 1 या 2 पैलेट मिल रहे हैं, भाई बाकी पैलेट कहां गए? 10 फुट के फासले का मतलब है, 10 फुट का मतलब हुआ उसको 3 यार्ड, 3 यार्ड का मतलब है 3 इंच का स्प्रेड होना चाहिए। 3 इंच के स्प्रेड में अच्छा जैसे जैसे थोड़ा सा डिस्पर्स होते जाते हैं ना पैलेट, तो कई दफा आपको ऐसा भी सुराख मिल सकता है कि एक इररेगुलर सा सुराख मिल रहा है जिसके क्रीनेटेड से मार्जिन्स हैं, ठीक है। उसका मतलब यह है कि कुछ पैलेट्स एनमैस अंदर दाखिल हो गए हैं, बाकी जो इंडिविजुअल स्प्रेड हुए थे, जिस तरह रेड बॉल स्प्रेड हो रहे हैं क्यू बॉल के टकराने से, तो बिलियर्ड बॉल फिनोमेना, तो वो जो है ना स्प्रेड की वजह से अपनी अलहदा से वो एंट्री बना रहे हैं, लेकिन विद इन द मार्जिन ऑफ दैट इंजरी। तो इसको हम कहते हैं कुकी कटर फिनोमेना या रैट होल अपीयरेंस। जिस तरह चूहा जब निबल करता है किसी जगह को तो एक इररेगुलर सी अपीयरेंस होती है, तो रैट होल अपीयरेंस, कुकी कटर फिनोमेना, ये रेंज बनती है कि जब कुछ पैलेट स्प्रेड कर रहे हैं और कुछ पैलेट एनमैस अंदर दाखिल हो रहे हैं, और रेंज अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आपको पूरी बॉडी पे जो है ना वो मिल सकते हैं, पैलेट्स मिल सकते हैं। एक ऐसा भी केस आया था हमारे पास कि जो उन्होंने बाद में खुद अपने मुंह से बताया था कि उन्होंने दूसरी पार्टी पे पर्चा करवाने के लिए उनका इतना एक्सपीरियंस था कि कितने फासले से उन्होंने फायर करना था। अपने लड़के की उन्होंने पूरी एक लेटरल साइड पे बोरियां रखी हैं, 2-3 तोड़े रखे हैं बोरियों के, रख के एक अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उन्होंने एक मुनासिब रेंज से फायर किया है, और उस बच्चे के पूरी राइट साइड पे ये बाजू से ले के नीचे गिटे तक पैलेट्स ही पैलेट्स एम्बेड हुए हुए थे। यहां तक भी पीपल गो थ्रू दैट एक्सटेंट। कोई प्लास से मेटाकार्पल तोड़वा लेता है, कोई नाक की हड्डी तोड़वा लेता है, कोई अल्ना तोड़वा लेता है डॉर्मिकम लगवा के, कोई इस तरह पैलेट एम्बेड करवा लेता है। तो ये आप लोगों ने देखना है, और वो पकड़े कहां पे जाते हैं? हिस्ट्री पे। इसलिए मैं कहता हूं हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है। अब एक बंदा जो कह रहा है कि डॉक्टर साहब वो 10 फुट के फासले तो फायर बचा है, अब 10 फुट के फासले से ये पूरे 5 फुट 8 इंच का स्प्रेड तो नहीं आना ना। तो यही एक पॉइंट उसके फैब्रिकेशन के फेवर में चला जाता है, या फ्रेंडली हैंड के फेवर में चला जाता है, या उसमें चला जाता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट। एक बंदा कहता है जी 5 फुट के फासले से मेरे पे फायर हुआ है, और वो जो है ना पिस्टल थी, क्या है वो पिस्टल रहा है, बॉडी में उसके पैलेट्स मिल रहे हैं, अगेन वो फैब्रिकेशन की तरफ स्टोरी जा रही है। इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ हिस्ट्री पे कि कितने लोग थे, किस किस के हाथ में वेपन क्या था, किस डायरेक्शन से अटैक किया, विक्टिम कैसे था, नीचे गिरा हुआ था, दूबदू लड़ाई हो रही थी, फेस टू फेस था, कैसे था विक्टिम।
असेलेंट की तरफ भाग रहा था, असेलेंट की तरफ से दूर भाग रहा था, क्या पोजीशन थी, ये सारी चीजें आपने हिस्ट्री में पूछनी है। ये चीज आपको हेल्प करेगी। अभी कल ही एक मेरे पास केस आया है, आपसे पहले वाले बैच में से किसी ने पूछा है, वो कहते हैं जी माँ को मार पड़ रही थी तो बच्चा माँ को बचाने के लिए भागा है, उसकी सिर्फ ये लिटिल फिंगर, उसकी लिटिल फिंगर पे एक सर्कमफ्रेंशियल सा लेसरेटेड वुंड था चारों तरफ। हिस्ट्री ये है कि जी ये बच्चा उसको बचाने भागा है तो इसको सरिया लगा है। पहली बात तो ये है कि मैंने आप लोगों को बताया है कि लेसरेटेड जो इंजरी है या लेसरेटेड वुंड है, दो हार्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आए तो लेसरेटेड वुंड बनता है। बड़ी हाईली अनलाइकली कि हवा में हाथ हो और एक वेपन लगे और वो इस तरह का वो बने, ठीक है। अब सरिया भी अगर लगा है तो थोड़ी देर के लिए आप मुझे ये बताओ, और उसकी फ्रैक्चर भी है, मिडल फेलिंग्स फ्रैक्चर भी है, आप मुझे ये बताओ थोड़ी देर के लिए कि क्या ये फैब्रिकेटेड है या ये जेन्युइन है। क्यों फैब्रिकेटेड है? एक उंगली पे नहीं लगेगा सरिया, ठीक है, चलो फर्ज कहने थोड़ी देर के लिए एक उंगली पे ही लगा है, फिर भी फैब्रिकेटेड है। क्यों? सर्कमफ्रेंशियल है। और यार किसी एक तरफ लगेगा ना, दाएं बाएं आगे डोर्सल साइड पे या वेंट्रल साइड पे, चारों तरफ कैसे हो गया? भागते हुए बच्चे को एक सरिया लग रहा है, वो चारों तरफ उसने जख्म बना दिया है, वो कोई प्लासा सरिया के मुंह के आगे। तो ये सारी चीजें बंदा हमेशा हिस्ट्री पे ही फंसता है। तो हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमन अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री पूछनी है। आपने बताएगा वो, जो वो बताएगा वो लिखना है आपने। फिर आप अपनी फाइंडिंग्स देखोगे corroborate कर रही है नहीं कर रही है, तो एक टिपिकल सा जुमला है जो आपने फैब्रिकेशन करते हुए आपने लिखना है कि द डायमेंशंस एंड कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द इंजरी do not match with the weapon of infliction stated in the history. The dimensions and configuration of the injuries या single injury है, do not match with the weapon of infliction stated in the history. कह रहा है वो कि जी मुझे कुल्हाड़ी लगी है, कुल्हाड़ी का जो छोटी से छोटी कुल्हाड़ी का भी ब्लेड होगा वो 8 से 10 इंच का ब्लेड होगा, ठीक है, और जख्म टॉप ऑफ द हेड पे बना हुआ है, और 2.5 into 1 सेंटीमीटर का स्पिंडल शेप क्लीन कट जो है ना वो जख्म बना हुआ है। कौन सी ऐसी कुल्हाड़ी है जो इतना छोटा सा जख्म बनाती है, और वो भी जो है ना आइदर वो स्किन अंडरलाइंग बोन एक्सपोज्ड है या नहीं एक्सपोज्ड है। वो कुल्हाड़ी एक हैवी शार्प एज वेपन है, उसके पीछे पूरे बाजू का फलक्रम है, एक कम से कम भी 5 फुट 8 इंच के बंदे का बाजू का फलक्रम है, और वो जब लगेगा तो वो हैवी शार्प एज वेपन है, वो तो तरबूज की तरह आधा आधा काट के रख देगा खोपड़ी को, एक खूबसूरत सा जख्म नहीं बनेगा। और फिर दो बंदे एक ही एवरेज हाइट के हैं, कैसे मुमकिन है कि वो कुल्हाड़ी को कैसे ऐसे करके मार रहा है जो उसके सर पे लग रही है? छुरी चली हो, कोई भी शार्प एज वेपन चला हो, ऐसे करके अगर एट द आमने सामने एक ही लेवल पे चल रहा है तो यहाँ पे स्किन का फ्लैप उठ जाएगा। वो फ्लैप अब आप देखोगे तो उसके मार्जिन क्लीन कट होंगे, इंसाइज्ड वुंड होगा वो, लेकिन वो शेल्फिंग नहीं होगी, वो उस तरह का स्पिंडल शेप जो है जख्म नहीं बनेगा। स्पिंडल शेप जख्म, और ज्यादातर लोगों ने तमाशा बनाया होता है, एक ही पार्टी के 6 लोग मजरूब हुए और सारों के बाईं तरफ टॉप ऑफ द हेड पे टक लगा होता है। यही अनफ है इस चीज का सबूत कि ये सारे एक ही बंदे के हाथ से टक लगवा के आए हैं। हाँ बेटा, ऐसे होता है, स्ट्रे बुलेट है, मसलन चांदरा आता है, कोई 14 अगस्त की रात है, कोई ऐसी रात है, न्यू ईयर नाइट है, लोग छतों पे चढ़ के फायरिंग करते हैं, और लोग छतों पे चढ़ के आतिशबाजी भी देख रहे होते हैं। ऐसा होता है क्योंकि बुलेट जब आप हवा की तरफ ऊपर फायर करते हो तो वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे निकलेगी, ठीक है, लेकिन जब वो वापस जमीन की तरफ आ रही है तो वो अपनी ग्रेविटेशनल पुल पे आ रही है, वो मेन वेलोसिटी लूज कर चुकी होती है। लेकिन मैंने एक पर्सनली केस देखा था कि वो औरत छत पे सोई हुई थी और उसके यहाँ पे बिल्कुल जो है ना अंडरनीथ द स्कैल्प वो जाके एम्बेड हो गई थी बुलेट। तो ऐसी स्ट्रे बुलेट्स होती है। शादी पे फायरिंग कर दी किसी ने, या शराब पी के फायरिंग कर दी किसी ने, तो उसमें स्ट्रे बुलेट्स होती हैं, तो उनमें से ज्यादा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पे लगेंगी वो तो मैसिव डैमेज भी कर सकती है, मर्डर भी कर सकती है। और जो ऊपर को हवाई फायरिंग की गई है और वापस आगे लगती है, वो अपनी वेलोसिटी खो चुकी होती है, उसका इफेक्ट इतना डैमेजिंग नहीं होता।
नहीं नहीं, उसमें नहीं मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी। वो अगेन बात ये है कि अगर डायरेक्ट फायर किया है, मसलन शादी है, शराब पी हुई है, डायरेक्ट फायरिंग कर दी है, तो जितनी रेंज से की जाएगी वो वाली फाइंडिंग्स आपको मिलेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी क्लासिफिकेशन बता दूं कि एक चीज होती है कत्ले अमद। कत्ले अमद है मर्डर विद इंटेंट, आप मारने की नीयत से निकले हो। ठीक है, आप घर से पिस्टल लेके निकले हो, मारने की नीयत से निकले हो, तो वो चाहे जिसको आपने मारना था वो मर जाए या आप फायर करो कोई और बंदा मर जाए, ये कत्ले अमद है। ठीक है। दूसरा होता है कि आपने डराने की नीयत से किया कोई काम, मसलन आपने कुर्सी उठाई, उठा के अगले बंदे को दे मारी। ठीक है, आपकी डायरेक्शन भी वो नहीं थी, लेकिन वो कुर्सी उसमें लग गई या कुर्सी जाके शीशे में लगी, वो शीशा टूट के उस बंदे को लगा और उसकी कैरोटिड आर्टरी जख्मी हो गई और वो मर गया, ब्लीड आउट कर गया। ठीक है, आपका इंटेंट मारने का नहीं था, तो वो कत्ले शबीह अमद है। There was only intent to harm but the person dies anyway। ठीक है। फिर तीसरी क्लासिफिकेशन में जो आती है वो है कत्ले खता। कत्ले खता है मिस्टेक ऑफ एक्ट और फैक्ट। मसलन अगेन जिस तरह मैं कह रहा था, लोग शिकार खेलने जाते हैं, मुर्गाबी का शिकार है, हिरन का शिकार है, तो वो गए हैं, कोई बंदा हो सकता है झाड़ियों में हो, कोई बंदा मे भी यूरिन पास आउट करने के लिए गया हो या वैसे बैठा हो, बैठ के खाना खा रहा हो, झाड़ियों में नजर ना आए, आप फायर मारे, वो बंदा मर जाए, ये कत्ले खता है। फिर आ जाता है कत्ले बेसबब। कत्ले बेसबब है ड्यू टू एनी नेग्लिजेंट एक्ट। मसलन आप ठेकेदार हो, आपने ठेका लिया है कि सड़क की खुदाई करनी है, आप सड़क की खुदाई करते हो, आप जो भी काम करना है तामीर मुरम्मत का, या नीचे ड्रेनेज पाइप बिछा रहे हो या सुई गैस के पाइप रिपेयर कर रहे हो, आप बाद में नहीं वो उसको मेंटेन करते, नहीं उसको खड्डे को आप भरते, उसमें वहां का कोई रेजिडेंट के जो वहां का रहने का मुस्तकिल रहायशी है, उसे नहीं पता कि खड्डा नया है या बारिश हुई है उसमें पानी भर गया, वो उसमें गिरता है और मर जाता है, ये कत्ले बेसबब है। रोड एक्सीडेंट भी नेग्लिजेंट, हाँ, नेग्लिजेंट ड्राइविंग जो है ना, नेग्लिजेंट ड्राइविंग से सिलसिले में अगर डेथ होती है तो कत्ले बेसबब होगा, और नेग्लिजेंट ड्राइविंग का अलग सेक्शन है 337G। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन बेटा आप लोगों की तरफ से, कोई सवाल, मेल साइड की तरफ से कोई सवाल? ऐसे तो अभी कर ले। जी बेटा। आदमी बता के कि मेरा आपको मारने का इरादा नहीं था तुम्हारे यहाँ। अच्छा बेटा, ये वकील इस चीज को मिसयूज करते हैं, इसकी रीजन क्या है? कत्ले अमद में पेनल्टी किसास है, खून का बदला खून, किसने मारा है तब इसको भी डेथ पेनल्टी होगी, या अगर किसी ना किसी तरह उसका लॉयर किसी तरह कन्विंस करने में कामयाब हो जाए तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है 25 साल। लेकिन कत्ले शबीह अमद में सजा ही सिर्फ 15 साल है। तो वकील की कोशिश ये होती है कि वो इसको कत्ले शबीह अमद साबित करे, इसको कत्ले अमद ना साबित होने दे। यही तो लूप होल उन्होंने यूज करना होता है। बस सजा हो जाए लेकिन डेथ पेनल्टी ना हो। फांसी ना हो। डेथ पेनल्टी ना 15 हो, साल कुछ भी नहीं है, क्योंकि 15 साल में भी वो कहते हैं विद गुड बिहेवियर और दिन और रात काउंट करके 5-7 साल 7-8 साल में बंदा बाहर आ जाता है। या फिर 14 का साथी है तो कहते हैं कि आगे कुछ मोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। क्रिमिनल अबॉर्शन के बेटा 2 सेक्शन है, 338A एंड 338B। ठीक है। अब इसमें ये है कि एक तो ये है कि वुमन का इंटेंट साथ शामिल नहीं है, खातून अबॉर्शन नहीं कराना चाहती, उसका मियाँ जबरदस्ती उसे लेके जा रहा है, उसका बॉयफ्रेंड उसे जबरदस्ती लेके जा रहा है, उसके घर वाले, इन लॉज वाले या कोई भी बंदा उसको जबरदस्ती लेके जा रहा है, उसको कहता है तुमने ये अबॉर्शन करानी ही करानी है, तो जो करने वाला है और करवाने वाला है उसको सजा है। ठीक है, वो औरत को सजा नहीं है जिसको जबरदस्ती ले जाया गया है। लेकिन अगर तीनों का इंटेंट शामिल है, उसमें औरत भी शामिल है, अपनी रजामंदी से अबॉर्शन कराने जा रही है, करने वाला, कराने वाला और वो औरत, फिर उन तीनों को सजा है। ठीक है, ये सेक्शन। और इसकाते हमल, इसकाते जनीन, जब ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुई हुई तो वो इसकाते हमल है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई है तो इसकाते जनीन है। सर, एक सुसाइड हैंगिंग में और किसी को मारने के लिए हैंग लो, उसमें मैं कैसे करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है बेटा। पहली बात तो ये है कि जो सुइसाइडल हैंगिंग होगी उसमें आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलेगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होगा? कमरा अंदर से बंद होगा, खिड़की कोई नहीं होगी, होगी भी तो अंदर से बंद होगी,
फिर ये होगा कि सुसाइड नोट जरूरी है, ऑलमोस्ट 99% केसेस में सुसाइड नोट होता है। एक्चुअली उसमें मेडिकल लीगल का रोल कम है, क्राइम सीन एग्जैक्टली क्राइम सीन का जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना पुलिस का, और वो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो Exactly. नोट आपके पास है। एग्जैक्टली वो हमारे मुल्क में 90% केसेस में नहीं मिलता। हाँ वो मिले या कई दफा होता है कि वो छुपा लिया जाता है। एग्जैक्टली ठीक है, बेसिकली ये ऑनर किलिंग और जो है डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब अभी जो पीछे एक केस आया था चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, एक डॉक्टर ने किया आज 6 महीने साल पहले, की बड़ा सोशल मीडिया पे भी बड़ा वायरल हुआ जी जी कि वो इसी तरह ही था, बेसिकली वो डोमेस्टिक वायलेंस था। और लेकिन वो फिर इसमें सर जैसे बता रहे हैं ना कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ जी वो जो रोप है या बाकी चीज़ें हैं उनकी नोट्स, उनको डीएनए के लिए कलेक्ट किया जाता है। जो चीज़ें हैं आपके पास डिपेंड करता है कि वो, हाँ ये है कि प्री मॉर्टम और पोस्ट मॉर्टम इंजरीज आप एवेल्युएट कर सकते हैं बड़ी अच्छी। देखें जो नॉट लगी है उसने पोस्ट मॉर्टम इंजरीज किस तरह की दी हैं, क्या वो प्री मॉर्टम है, एंटी मॉर्टम है, ये आप डिफरेंशिएट करें। तो ये बहुत बड़ा एक रोल है कि मार के लटका दिया गया। एग्जैक्टली। अब देखिए बेटा दो बातें हैं ना, एक बात इसमें ये आती है कि एक होशमंद बंदा, एक हेल्दी रोबस्ट इंडिविजुअल 5 फुट 8 इंच 6 फुट का बंदा है, उस बंदे को आप इतनी आसानी से तो गले में फंदा डाल के लटका नहीं सकते। ठीक है, उसको हमारी फोरेंसिक में फिर वो कहते हैं कि जी लिंचिंग, यू हैव टू ओवर पावर दैट इंडिविजुअल। 7-8 बंदे मिल के उसे पकड़ेंगे, उसके गले में फंदा डालेंगे, उसको जिंदा को लटकाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई सीन होगा तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी पे ब्रूजेस मिलेंगे, आपको रेजिस्टेंस मार्क्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको, कोई ना कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कपड़े फटे हुए, बटन टूटे हुए, कोई ब्रूज, कोई एब्रेजन, कुछ ना कुछ उसके हाथों में, उनके बाल, कोई उसके नेल्स में कोई स्क्रैपिंग्स वगैरह, उनकी स्किन की कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। लेकिन एक बंदा है कि जो बस आपको मिली है बॉडी, उसके जो है ना वो हैंग हुआ है, वैसे ही आपको वो मिल रही है, लाइगेचर मार्क भी मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बात आ जाती है कि मार के लटकाने के बाद तो मारोगे कैसे आप, पहले तो ये फैसला करो। पॉइजनिंग, अब पॉइजनिंग अच्छा किसी को उन्होंने मारना भी हो ना शायद, तो वो पता है केस मैंने किया था, एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, साल 6 महीने बाद उन्होंने सुलह के लिए बुला के उनको खाने में बेंजोडाइजेपिन्स दी, जब वो सो गए तो उनको उनको लटका दिया उन्होंने, फांसी दे दी। अब ऐसे केसेस में आप ऑब्वियसली विसरा भेजोगे, टॉक्स स्क्रीनिंग के लिए तो लाजमी भेजना है, दोनों तरफ भेज दो, हिस्टोपैथोलॉजी को भी भेज दो। अच्छा सर, हमारे पास जो है ये एसओपी है कि जो भी हैंगिंग डेथ आएगी जी उसमें टॉक्सिकोलॉजी नार्कोटिक्स भेजेंगे ना? जी बिल्कुल भेजनी है, बिल्कुल भेजनी है, यही चीज तो रूल आउट करनी है, नहीं मिस करना। डेट किया गया है टॉक्स, हाँ, अगर वो निकल आया तो इसको कंफर्म वो मर्डर है। एग्जैक्टली, जी होश बंदे को इस तरह लटकाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एक चीज ये, अच्छा पॉइजनिंग करके नहीं आपने लटकाया, और किस तरह मारोगे आप? फायर आर्म करके मैंने केस, फायर आर्म करके तो वो पता चल जाएगा कि ये फायर आर्म इंजरी है। नहीं, बड़े मजे का केस हुआ, फायर आर्म किया और उसने हैंगिंग भी की, ठोकर न्याज बेग पे एक केस मैंने परफॉर्म किया, न्याज बेग से आया। अच्छा वो जो पुलिस था, पुलिस एसएसपी साहब थे, मैंने उन्हें कहा भी थे ये जो लाहौर में अब जो जितने भी हीनियस क्राइम्स है ना, स्पेशली डेथ पे आप कम से कम एसएसपी आ जाता है, तो मैंने कहा सर आईओ को कहें कि इसकी ना जो है पॉइजनिंग प्रोफाइल भी डॉक्टर को कहें, मेडिकल लीगल को भिजवा दें, लिख लें। जना हॉस्पिटल में केस आ गया, जना हॉस्पिटल में जब केस आया तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि फायर आर्म के केस में टॉक्सिकोलॉजी नहीं ली जाती जी, ऐसा ही है ना? हाँ। अच्छा, और वो वाइफ ने मारा था हस्बैंड को। अच्छा, मैंने उन्हें नोट भी करवाया कि सजेस्टिव बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी या स्टूडेट किया गया है या ऑलरेडी डेथ पे था। खैर उन्होंने ले लिया और उसी तरह वही हुआ, क्योंकि उन्होंने फायर आर्म का केस समझ के उसकी टॉक्सिकोलॉजी नार्कोटिक्स ली ही नहीं है। अच्छा, जब वो केस प्रोसीड हुआ, वो जो वहाँ पे क्राइम सीन के ऊपर हमें कुछ चीज़ें मिली थी जो कि लेफ्ट ओवर थी, हाफ कप टी का था, वो मैंने पैक करवा के भिजवा दिया पीएफएस से। अच्छा, 3-4 महीने बाद भूल भाल गया, मैं जब आया तो वो आईओ मुझे मिल गया एक दफ़ा बाहर पीएफएस के। मैंने कहता सर वो केस का जो है वो रिपोर्ट आ गई है नार्कोटिक्स टॉक्सिकोलॉजी की। मैंने कहा दिखाओ, उसके हाथ में थी, मैंने देखी तो उसमें वही हाईली सेडेटिव जो है। अच्छा, मैंने कहा इसका क्या, इसका उधर की दिखाओ ज़रा, एमएलसी की रिपोर्ट दिखाओ। एमएलसी की रिपोर्ट में डॉक्टर साहब ने सैंपल ही नहीं लिया। अब ये देखें, बड़ा चेन ऑफ कस्टडी मिस कर दिया हमने। एग्जैक्टली। अब कोर्ट ऑफ लॉ में तो प्ली मिल जानी है उसको, बड़ी इजी, और 4 महीने हो गए, बॉडी गल सड़ चुकी होनी है, अब वो आना भी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे सस्पेक्टेड हो, देखें हमने बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना होता, आप सैंपल लाजमी कलेक्ट कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं आएगा। एग्जैक्टली, दैट्स इन एवरी केस आई थिंक मस्ट बी डन।
बेटा उनकी बात नहीं आपने सुनी। Practically आज आपको बात आज बता जो रहे है हैं। ना वी हैव द ऑनर के हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हैं, पीएचडी है फोरेंसिक साइंसेज में, युवास से इन्होंने एमफिल किया था, यूएचएस से इन्होंने पीएचडी की है, मेरे कोलीग भी हैं, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एंड जेम ऑफ अ टीचर एंड जेम ऑफ अ पर्सन। इनसे जितना सीख सकते हो आप जरूर हम सीखो, तो आपसे सीखते हैं सर। बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इन्होंने प्रैक्टिकल क्राइम सीन पे भी काम किया हुआ है, यानी कि ही इज द वन। फोरेंसिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल काम के बगैर सरदर्द है। जब आप प्रैक्टिकल काम करते हो तो फिर आपको उसका कोई वो आउटकम मिलता है। अच्छा बेटा, फिर ये फैसला हम कर रहे थे कि अच्छा फायर आर्म से एक तो मार दिया, जहर दे के मार दिया, और आप कहते स्मूदरिंग, ठीक है, यूं किसी ने मुंह बंद करके नाक मुंह, अब नाक मुंह बंद जब किया जाएगा तो यहाँ पे आपको पूरे जो है ना ब्रूजेस, एब्रेशन, सबलिंगुअल और ये सारा गम की ये सारी फाइंडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। और अगर किसी ने तकिया रख के भी मारा है फिर भी आपको निशान मिलेंगे उसके। क्यों, कैसे मिलेंगे? बाहर नहीं मिलेंगे लेकिन गम ब्लीडिंग मिलेगी, अंदर से तो रेजिस्टेंस। आप एक बेहोश बंदे को मार रहे हैं, वो अंदर से कितनी स्ट्रगल कर रहा है, उसकी जुबान बाइट कर रही है, क्या हो रहा है, ये सब फाइंडिंग्स मिलेंगी आपको। वो चुपचाप तकिया रखवा के नहीं मरवा लेगा अपने आप को। ये चीज फिर आ जाती है कि एक बंदे को लाइगेचर से ही स्ट्रैंगुलेट किया है, लेकिन आप जब एक यूं फेस टू फेस या किसी को अपने बॉडी लेवल पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो ऑब्लीक नहीं होगा, वो सर्कमफ्रेंशियल होगा। ऐसे आप वर्ल करेंगे उसके गर्दन के इर्द गिर्द, क्लच की तार है, हजारबंद है, रस्सी है, कोई भी चीज है, वो करके आप उसको लाइगेट कर रहे हैं, तो आपको फिर ऑब्वियसली ये तो हायर्ड का फ्रैक्चर भी मिलेगा और दूसरा आपको सर्कमफ्रेंशियल लाइगेचर मार्क मिलेगा। पोस्टमार्टम लटकाने से वो ऑब्लीक मार्क नहीं मिलेगा। पोस्टमार्टम एब्रेशन, लाइगेचर मार्क, ब्रूज पॉसिबल नहीं है बनाना। एन एक्सट्रीम वायलेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इन्फ्लिक्ट एनी इंजरी पोस्टमार्टम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बेटा? सर केमिकल और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए कौन कौन से ऑर्गन भेजने हैं? क्या चीज बेटा? बेटा पता क्या है, मैनर ऑफ डेथ पे कमेंट करना डॉक्टर का काम नहीं है, ये पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का काम है, क्राइम सीन पे जो जाते हैं उनका काम है। मेरा और आपका काम, हम टर्मिनल इंजरीज के एक्सपर्ट हैं, हम टर्मिनल बैलिस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं, हम इंजरीज के एक्सपर्ट हैं, हम जो बॉडी को डैमेज हो रहा है उसके एक्सपर्ट हैं। हमने कॉज ऑफ डेथ देनी है, हमने मोड ऑफ डेथ देना है, मैनर ऑफ डेथ हमने नहीं कमेंट करना अनटिल एंड अनलेस पुलिस आपसे वो रिटन रिक्वेस्ट पे पूछती है कि डॉक्टर साहब इसमें हेल्प आउट करे कि ये सुसाइड है या होमिसाइड है। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको एक बोरी बंद लाश मिल रही है, तो कोई खुद से अपने आप को मार के बोरी में डाल के ऊपर से तो नहीं बांधेगा, तो मैनर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बॉडी इज होमिसाइडल इन नेचर, ठीक है, ऐसे होगा। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में भी होगा और सर्कमफ्रेंशियल लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में भी होगा। हायर्ड बोन वैसे 40 साल की एज में ऑसिफाई करती है, तो 40 साल की बोन जब एज के बाद वो ऑसिफाई है तो पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर तब ज्यादा है, अदर देन दैट कि वो कार्टिलेजिनस फॉर्म में है, लेकिन कई दफा इतने जबरदस्त और भयानक तरीके से गला दबाया गया होता है कि कार्टिलेजिनस बोन भी फ्रैक्चर हो जाती है। वो फिर हायर्ड आप इन्हें भेजेंगे पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को, वो आपको बताएंगे कि ये एंटीमार्टम डैमेज है, एंटीमार्टम फ्रैक्चर है। और मैं ये ऐड करना चाहूँ कि मोस्टली केसेस में 90% जो सुसाइड के केसेस हैं, स्पेशली जिसमें फीमेल सुसाइडल एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। मोस्टली जो हाइड बोन ब्रेक नहीं हुई होती, हाँ, क्योंकि 40 साल के बाद होनी है ना ऑसिफाई, और फिर सर वेट बड़ा बेटर कर रहा होता Exactly. है। हैंगिंग पोजीशन यही होती है मोस्टली, उनकी अप्रोच पंखे तक होती है, ठीक है, तो वो हैंगिंग फ्री फॉल नहीं होती। मोस्टली हम जाते हैं, काफी सारे केसेस में जब हम जा रहे होते हैं तो उनके नी भी बेंट होते हैं, इवन फ्लोर पे या बेड पे। तो पुलिस वाले कहते हैं सर ये कैसी होमिसाइडल हो गई है, देखिए इसके बेड भी नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो एक दफा फ्री फॉल करती है तो वाइट भी हाइड बोन ना हो, लेकिन सर जैसे बता रहे हैं वो एसिफिक्सियल डेथ हो सकती है उसकी, तो वो डिपेंड करता है, वो फिर ऑटोप्सी में आपको क्लियर हो जाएगा उसका। अच्छा, उसमें ये है कि जो सुसाइडल हैंगिंग है या वैसे हैंगिंग है उसमें रस्सी ऊपर चढ़ जाती है, तो हायर्ड इस लेवल पे है, थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे है। तो ये जब आप वैसे मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन या किसी को हाथों से गला दबा रहे हैं, अंगूठों से या उंगलियों से, पीछे से आपने पकड़ा है तो उंगलियों से दबा रहे हैं, फ्रंट से अगर आप कर रहे हैं तो अंगूठों से दब रहा है, या अगर रस्से का किसी ने इर्द गिर्द चक्कर दिया है गर्दन पे, फिर पॉसिबिलिटी है कि अदरवाइज जो हैंगिंग है चाहे वो सुसाइडल है या होमिसाइडल है, उसमें ये है कि रस्सी ऊपर के चली जाती है, यहाँ सब मैंडिबुलर आ जाती है,
तो इस लेवल पे हायर्ड स्पेयर हो जाती है, तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको फ्रैक्चर मिलेगा हायर्ड का। जी बेटा। सर मैं ये कह रही थी कि उसमें ये केस हुआ था कि एक खातून थी तो उसको रमज़ान में सहरी के टाइम उसके ससुराल वाले हैंग कर दिया था। तो वो इसकी जैसे सर्कमस्टेंसेस थे कि पहाड़ के ऊपर एक दरख्त सा था और नीचे ऐसे उस पे लटकी हुई थी उसकी डेड बॉडी। तो वो लोग कह रहे थे इसने सुसाइड। बेटा पहली बात तो ये है कि व्हाई वुड समबडी गो थ्रू दैट मच ट्रबल, जबकि वो पहाड़ से छलांग भी लगा सकती है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो घर से रस्सा लेके आए, फिर दरख्त से लटके और फिर नीचे रखे स्टूल भी कोई ऐसी चीज़ रखे सपोर्ट करे, वो तो बात ही नहीं ना बनती। सर इसके हमने वो सारे हायर्ड वन भेजी, कार्टिलेज सब कुछ भेजा और पॉइजनिंग के लिए भेजा तो उसमें पार्टिसिपेशन एग्जैक्टली। बेटा आपका क्वेश्चन क्या था? सर केमिकल एनालिसिस के लिए कौन से आर्गन मेन थे और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब बेटा पहले तो एक रूटीन ये थी, मैं आपको एक रूटीन बताऊं जो फॉलो की जाती रही है। उसमें ये है कि जार नंबर 1 में स्टमक एंड इट कंटेंट्स, ये मैं टॉक्सिकोलॉजी के लिए बता रहा हूँ। जार नंबर 1 में स्टमक एंड इट्स कंटेंट्स। अच्छा उसमें जो एक्चुअल तरीका है वो ये है कि जो हम करते रहे हैं, जो आपको भी करना चाहिए कि आप स्टमक को, उसके कंटेंट्स को आप अलहदा से जार में डाल दो, ठीक है, वो चाहे पेस्ट्री फूड मटेरियल है या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। पीएफएसए वाले कहते हैं कि दोनों तरफ से आप धागा बांध के उसको नॉट टाई करके तो फिर भेजो, नहीं। लेकिन उन्होंने ऐसे निकाला। मैं आपको रीजन बताता हूँ उसकी कि क्यों नहीं। फूड कंटेंट्स आप निकाल दो, स्टमक की इनर म्यूकोजल लाइनिंग देखनी है हमने। कई ऐसे पॉइजन है, कई ऐसी चीजें हैं, क्रोसिव्स हैं, स्टमक है, सल्फ्यूरिक एसिड है जो अंदर से करोड़ करके रख देता है, उड़ा के रख देता है, ठीक है। तो आपने स्टमक की इनर म्यूकोजल लाइनिंग देखनी है और उस पर कमेंट करना है। फिर आपने वो स्टमक और उसके कंटेंट्स को जार नंबर 1 में सील करके भेजना है। जार नंबर 2 में आपके आएगा लिवर, स्प्लीन एंड किडनी। 100 ग्राम का लिवर, 1 किडनी और आधी स्प्लीन, ठीक है। और तीसरे जार में आपके आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन अलॉन्ग विद इट कंटेंट। 2 से 3 फुट की इंटेस्टाइन आपने भेजनी है। ये रूटीन वो रही है कि जो हम पहले भेजते रहे हैं। चौथे जार में आपके आएगा सुपर सैचुरेटेड सेलाइन जो कि प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव और फिक्सेटिव में फर्क समझे। प्रिजर्वेटिव वो होता है कि जो विसरा में से वाटर कंटेंट निकाल देता है, उसे डेसिकेट कर देता है ताकि उसकी प्यूट्रीफेक्टिव प्रोसेस ना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो वो प्रिजर्वेटिव है। वो जब सुपर सैचुरेटेड सेलाइन का मतलब है कि अगर आपका 100 ग्राम पानी है तो 33 ग्राम उसमें नमक है, 33% उसमें नमक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप चौथे जार में ये सैंपल भेजोगे। फिर आप 10 to 20 सीसी की सिरिंज में ब्लड भेजोगे। कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करना क्योंकि डेड बॉडी का खून तो ऑलरेडी क्लॉटेड है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव का क्या काम है? कोई काम नहीं। 10 सीसी 20 इसलिए फॉर व्हाट? ब्लड तो ऑलरेडी उस फॉर्म में, वो वायबल फॉर्म में तो ब्लड है ही नहीं। इसलिए फॉर व्हाट? प्रिजर्विंग व्हाट? मुझे आप ये बताओ ना, क्या प्रिजर्व कर रहे हो आप उसमें? ब्लड तो ऑलरेडी क्लॉटेड फॉर्म में आ चुका हुआ है, डिकम्पोजिशन में आ गया हुआ है ब्लड। तो क्या चीज, हम जिंदा बंदे का तो समझ में आता है कि जी आपने सीरम अलग करना है। चले अगर उनके एसओपीज हैं और अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो आप कुछ, मेरा ख्याल है सर कुछ पॉइजन्स ऐसे हैं अब जो नई एचपीएलसी पे जो नई ऐड हुई है ना उनकी डिक्शनरी, उसमें कुछ पॉइजन्स ऐसे हैं जिसमें ये सोडियम क्लोराइड होता है। तो नई गाइडलाइन में कुछ आया हुआ है शायद। ठीक हो गया। अभी लकी के आज हमारे पास डॉक्टर शाहिद हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप सोडियम क्लोराइड यूज कर लें, तो आप कर लें, सेफ साइड के लिए तो ठीक हो गया। अच्छा फिर उसके बाद आ जाता है यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल किस चीज के लिए बेटा? सोडियम क्लोराइड के लिए अवेलेबल नहीं है अभी पेरिफेरी है, उसको क्या सीधी हाँ शायद ये गाइड करें कि अगर पेरिफेरी में ये डिस्पोजेबल सिरिंज है 10-20 सीसी की सिरिंज है, उसमें कितना सोडियम क्लोराइड डालना है या किस तरह डालना उसकी है? सोडियम क्लोराइड नहीं है, सोडियम फ्लोराइड है। फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड की वाइल्स मिल जाती है मैडम आप इजीली शुगर के लिए आम मेडिकल स्टोर से। अच्छा ना भी मिले, देखिए उसमें यह है कि फिर आप इसी तरह विदाउट प्रिजर्वेटिव भिजवा दें, कुछ भी ना ऐड करें। सर वो कहते हैं हमारे लिए भी विदाउट पॉजिटिव ब्लड आए हैं जी। ईडीटीए जो है वो बाज जो टॉक्सिन्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन कर जाता है। ईडीटीए में ना भिजवाएं, फिर प्लेन भिजवा दें अगर सोडियम फ्लोराइड नहीं अवेलेबल तो। वैसे ग्रे टॉप के साथ सोडियम फ्लोराइड की एक आती है बोतल मेडिकल स्टोरों पे। आज जो लोग शुगर करवाते हैं ना फास्टिंग, वो सोडियम फ्लोराइड में ही प्रिजर्व करवाते हैं सैंपल।
तो वो अवेलेबल हो तो इट्स बेटर। आपको जैसा आ गया केस उस टाइम हमारे हाँ जी नहीं है तो आप फिर बेहतर है कि विदाउट प्रिजर्वेटिव भेजें, सिरिंज में सिरिंज में भेज दें विदाउट सील करके। या अच्छा दूसरी कंडीशन ये है कि रेड टॉप्स की वायल आती है जिसमें कोई केमिकल नहीं होता, क्लॉटेड जिसमें सीरम निकाला जा सकता है, उसमें भेज दें। सीरम वाइल। अच्छा सीरम वायल में भेज दें। रेड होती है, येलो होती है उसमें सिर्फ जेल होती है और ये कुछ नहीं। ग्रे होती है। क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं ना कि क्लॉटेड तो हो चुका है, तो वो यही है। असल में प्रिंसिपल यही है कि जो टॉक्सिकोलॉजी के ये सैंपल भेजना है उसमें पहली प्रेफरेंस यही है कि बिल्कुल ना हो। दूसरी क्योंकि अब कुछ गाइडलाइन आई हैं कि कुछ लेटेस्ट पॉइजन मॉडर्न पॉइजन वो सोडियम फ्लोराइड उनमें बेहतर है, तो वो मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वैसे भी परफॉर्म हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कम से कम 50 ml होना चाहिए पोस्टमार्टम। उसमें लिखा हुआ है कि आप ब्लड लें कितना बेटा? 100 ml। हाँ तो ले लो बेटा, वो उसकी उससे कौन वाइल सी में तो नहीं आएगा। वायल में नहीं आएगा, वो तो आपको जार में लेना जार में पड़ेगा। भेज जार दें या में वो लेना अपन पड़ेगा। ड्रॉप ट्यूब बड़ी होती है 50 ml की, वो मेरा ख्याल है पेरिफेरी में फिर अवेलेबल नहीं होगी। अवेलेबल है जो वो। चीज़ अवेलेबल है उसी रिसोर्सेज में भेज दें आप। सर हमारे जिन्होंने क्लास ली थी ना वो कह रहे थे मैंने किट बनाई है, तो लेकिन आप हमारे पास पूरा रिजर्व भेज देते हैं। हमारे लिए मेन चीज़ ब्लड यूरिन और विट्रियस ह्यूमर है। तो वो उन्होंने ना मुझे किट दिखाई थी, वो बिल्कुल 50-50 ml की थी। ठीक है। कि उन्होंने बस इतनी सी छोटी सी किट है तो वो लेकिन मसला ये है ना आपके पास अवेलेबल नहीं है वो। लेकिन देखिए वो तो है, वो इधर लाहौर में तो मिल जाती है। नहीं वो सर कह रहे थे मैंने बनाई है, मैंने ये बात भी की थी कि आप ये प्रोवाइड करें सारी परिफ्रीज में, वो फिर बजट का इशू आ जाता है। मैंने कहा सर आपको ये किट कितने की पड़ती है? कहते मैक्सिमम 250 की। मैंने कहा आप सेचुअल साल के लिए भी तो किट दे ही रहे हैं ना, तो ये भी दे दें। वो खैर गवर्नमेंट का चलें, वो तो procedure हम है। कोशिश करेंगे। वो सर ऑब्वियसली से ये बात करेंगे। ट्रेनिंग हो रही है तो ऑब्वियसली ये पाइपलाइन में है बेटा, ये चीजें इंशाल्लाह ये सर, वो चीजें कह मिलेगी रहे थे, आप लोगों सर, को। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हम अकेला ब्लड ही भिजवाते हैं, उन्होंने कहा था कि हमें सारा हाँ, कुछ मिल सकता है। बिल्कुल हमें सही है, जितना क्योंकि मिल अब मैं सकता है। यही कहने लगा था कि ये वो प्रैक्टिस है जो प्रीवियस थी। प्रेजेंटली तो वो यही कहते हैं आप ब्लड और यूरिन का सैंपल बस भेज दें। बॉडी पुट्रीफाइड आ गई है आपके पास और आप टॉक्सिन करवाना चाहते हैं। पुट्रीफाइड इतनी है कोई आप कह लें 4-5 वीक्स की पुट्रीफाइड है, जी। वो कहते उसमें हैं टॉक्सिकोलॉजी हो सकती है। उसमें जो अवेलेबल आपके पास टिश्यू है, जो चीज़ अवेलेबल है, इवन हमने केस किया 10 साल 8 साल पुराना डॉक्टर साहब लिया में जाके, तो उसके हेयर्स में से हमने टॉक्सिन्स को ट्रेस किए। तो देयर आर देखिए हमने एविडेंस कोई भी मिस नहीं करना। एग्जैक्टली थंब ऑफ द रूल इज दैट कि एग्जैक्टली। पहले दिन से लेके आप 10 साल तक जो भी चीज़ कबर कुशाई जो होती है एजुकेशन हम करते हैं, तो जो भी एविडेंस हम मिलता है उसको ले लेते हैं। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर शाहिद ने बताया कि आपको इनऑर्गेनिक मेटालिक पॉइजन मिल सकते हैं, टॉक्स स्क्रीनिंग में ऑर्गेनिक पॉइजन नहीं मिल सकते क्योंकि ऑब्वियसली डिकम्पोजिशन हो गई है, तो ऑर्गेनिक पॉइजन नहीं मिलेंगे। इनऑर्गेनिक मेटालिक पॉइजन आर्सेनिक, लेड, मरकरी, इस तरह के आपको पॉइजन्स मिल सकते हैं। तो हमने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। डोंट लीव एनीथिंग टू फैंटेसी या आप ये सोचते हुए कि चलो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं। Assumptions हाँ, assumptions पे कोई चीज़ नहीं छोड़नी। आप अपना प्रोटोकॉल पूरा करें। पुलिस आपके पास डॉकेट ले आई है ना, 10 दिन पुराना केस है सेक्सुअल असॉल्ट का। डॉकेट का मतलब है यू आर ऑथराइज्ड टू कंडक्ट दैट केस एंड यू आर सपोज टू कंडक्ट दैट केस। डोंट रिफ्यूज द केस। आप वो केस करो। आप पुलिस वाले को सैंपल दो, पुलिस वाला जाने, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी जाने, वो सैंपल ले ना ले वो उनका मसला है। आपका काम है, आपके हाथ में जब डॉकेट आ गया तो आपको सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि आपने ये काम करना है, आप वो काम करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू रिफ्यूज द डॉकेट। ये नहीं कहना रात का टाइम है मैं पोस्टमार्टम नहीं कर सकता, सुबह को हो जाएगा, नहीं। जिस टाइम पे आपने डॉकेट रिसीव कर लिया है आपने मेडिको लीगल या पोस्टमार्टम कर लेना है। ठीक हो गया। अब आ जाए हिस्टोपैथोलॉजी की तरफ। हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आपने जार नंबर 1 में हार्ट, लिवर, स्प्लीन एंड किडनी। हार्ट आप पूरा भेज दें, लिवर अगेन 100 ग्राम, स्प्लीन भी बाकी की जो आधी थी, और वो जो है ना किडनी एक भेज दें। जार नंबर 2 में आप राइट या लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर भेज दें ब्रेन का, और जार नंबर 3 में राइट या लेफ्ट लंग भेज दें। बस किसमें सर जार में फॉर्मलिन 10% फॉर्मलिन सर, ठीक है। 10% फॉर्मलिन में, वो ज्यादा डाइल्यूटेड ना हो। ज्यादा डाइल्यूटेड हो तो अगेन बात वो आ जाती है, ये फॉर्मलिन फिक्सेटिव है। फिक्सेटिव का मतलब है कि आपके जो टिश्यू है उसके आर्किटेक्ट को फिक्स कर देती है वो, ताकि वो स्लाइड इजीली बन सके और उसको असेस किया जा सके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी को। तो वो बिल्कुल ही पानी या ओवर डाइल्यूटेड फॉर्मलिन नहीं होनी चाहिए, 10% फॉर्मलिन। ठीक हो गया। यानी कि 10 ml आपने फॉर्मलिन का लिया प्योर, और आपने 90 लिया उसका नॉर्मल सेलाइन का, उसमें उसको मिक्स करोगे तो वो 10% बनेगी। सर कौन कौन से मेन ऑर्गन्स बताए आपने हिस्टोपैथोलॉजी? बेटा जार नंबर 1 हार्ट, लिवर, स्प्लीन एंड किडनी। जार नंबर 2 राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन।
हाँ राइट या लेफ्ट, एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर आप भेज दो और जार नंबर 3 में आप राइट या लेफ्ट लंग भेज दो। अच्छा हाँ जी बेटा, जी बेटा एक ही जार में, प्रोटोकॉल यही है। सर वो अच्छा। 5 लीटर वाली लगे 10 लीटर हाँ वाली। लेकिन सर बड़ा। उन्होंने ना हमें ना ये चीज़ें भी दिखाई थी, लेकिन कहते हैं आइडियली हर ऑर्गन सेपरेट कंटेनर में होना चाहिए। जो आप according to- सेपरेट भेज दें, उसको लेबल करें और सेपरेट भेज दें। ये Facilities कोई भी available है, हाँ आपके ये पास कोई facilities हार्ड एंड है। फास्ट एसओपीज नहीं है, एक रिचुअल है जो ऑलरेडी कैरी आउट किया जा रहा है। उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंडिविजुअली भेज दें, उसमें यही होगा, नंबर ऑफ जार बढ़ जाएंगे, आपका कार्टन बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा और कोई कबाहत नहीं है, कोई लीगल आपको रिजर्वेशन नहीं है इसमें कि आप भेज नहीं सकते अलग अलग। अच्छा हाँ, एक बात याद रखिएगा, कोई ऐसा केस है कि बिल्कुल होश में यानी कि सेहतमंद किस्म का बंदा है, देयर इज नो मार्क ऑफ एक्सटर्नल इंजरी और बोनी फ्रेमवर्क भी इंटैक्ट है, उसमें मसलन कई दफा ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वाला जो आपको पता होगा डॉक्टर शायद, ये जो पीआईसी के केस आए थे कि जो हार्ट की मेडिसिन दी जा रही थी वो कितनी ज्यादा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन करप्ट थी, तो उसमें फिर आपके ऐसा कोई केस आ जाए तो आपने उसकी पूरा बॉडी वेट भी करना है, बॉडी लेंथ लेनी है, जो विसरा आपने निकालनी है लिवर का, लंग का, ब्रेन का, हार्ट का, किडनीज का, स्प्लीन का, अलग अलग वेट भी नोट करना है और उनका साइज भी नोट करना है। ये आपकी रूटीन प्रैक्टिस होनी चाहिए हर केस में। सिर्फ ये नहीं है कि जो लॉ एंड ऑर्डर वाला केस है उसमें तो आप ये कर लो और जो वैसे है उसको कहो चलो जी डंग टपाऊ काम करो, नहीं, ये एक आपकी रूटीन प्रैक्टिस होनी चाहिए। डायमेंशंस, साइज, उसका लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ और उसकी वेट, सारा कुछ आपने वो करना है, क्योंकि आपने इवेंचुअली कॉज ऑफ डेथ एस्टेब्लिश करनी है। जी बेटा वो रिपोर्ट में मेंशन करेंगे, वो हाइट भी, उसका पूरा जो आपने लिवर लिया है उसकी लेंथ, ब्रेथ और जो MLC में हाइट वैसे तो है, लाइन लगा दी जाती है मोस्टली एग्जैक्टली। ऐसे लाइन लगा दी जाती है, हाँ तो वो feel ये नहीं हाँ होता ये है। काम नहीं करना, खास तौर पे वो केस के जिसमें आपको मिल ही कुछ नहीं रहा। हाँ एपरेंट कॉज ऑफ डेथ नजर आ रही है, गोली लगी है, ब्रेन उड़ गया ऐसे है, केसेस पे सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम हाँ, बाद में वो जो भी जाएंगे, कारण वो है। बड़ी दूर तक जाते हैं, वो दूर तक सही जाते कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक। आज ही अभी मैं डिपार्टमेंट में केस हैंडल करके आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी इसकी सुप्रीम कोर्ट में रेट चल रही है। वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। सर मेरा भी एक केस जी हाइट लेंथ के लिए आपके पास जी मेजरमेंट बेटा। टूल होते हैं ना सर, बॉडी की भी ओवरऑल और हर ऑर्गन की उस हाइट सूरत में कि आपको कॉज ऑफ डेथ मिल गई ना, आपको देखा, आपने देखा कि सर पे गोली लगी वो मर गया, लिवर उड़ गया, गोली लगी वो मर गया, ब्लड ट्रॉमा था, ये डैमेज हुआ वो मर गया, बाकियों को हेल्दी लिखना है। लेकिन मैं इस केस में कह रहा हूँ कि जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है, जिसको कोई एक्सटर्नल मार्क ऑफ वायलेंस नहीं है, जिसका बोनी फ्रेमवर्क इंटैक्ट है, जिसमें आप कॉज ऑफ डेथ एस्टेब्लिश कर ही नहीं पा रहे डिस्पाइट ऑफ योर हेक्टिक ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, कि कोई आपको फाइंडिंग नहीं मिल रही। हेक्टिक ऑटोप्सी आपने कर ली है, कई दफा इसको हम ये कहते हैं कि आपने हेक्टिक ऑटोप्सी की, आपने टॉक्स स्क्रीनिंग भी भेजी, आपने हिस्टोपैथोलॉजी भी भेजी, सब कुछ अनरिमार्केबल आ गया, तो उसको फिर हम नेगेटिव ऑटोप्सी कहते हैं, और उसमें भी फिर पॉसिबिलिटी होती है कि वेसोवेगल शॉक की वजह से डेथ हुई है। तो आपने समहाउ कोई ना कोई एक वो जो है ना कॉज ऑफ डेथ एस्टेब्लिश करने के लिए आपने उसको पैटर्न को फॉलो करना है। सर कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है उसमें, ये कि सिर्फ फ्रेश बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने केस किया, करंट का था, बच्चा था, पतंग लूटने के लिए रेलवे लाइंस पे चला गया, 25,000 वोल्ट का करंट था। उस बच्चे के ये लेफ्ट हैंड से करंट एंटर हुआ था, राइट फुट से निकला हुआ था, और उसका पूरी बॉडी में सिवाय इसके के छोटे से यहाँ पे 2 जख्म थे इस तरह के, इसी तरह उसके पाँव पे थे, इसके अलावा पूरी बॉडी में और कुछ नहीं था। लेकिन डिसेक्शन ऑफ द हार्ट में उसके चारों चेंबर में क्लॉटेड ब्लड था। क्यों? हार्ट जब इतना 25,000 वोल्ट का करंट उसकी बॉडी में से गुजरा है और यहाँ से एंटर होके लेफ्ट साइड से एग्जिट किया राइट साइड से, तो उसका हार्ट चला गया था इनटू एट्रियल फिब्रिलेशन। तो उसकी सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो फिजिकल एक्टिविटी होगी तो ब्लड पंप होगा ना, तो फिजिकल एक्टिविटी थी नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इतनी हाई वोल्टेज पे जब आती है तो उसके चारों चेंबर में क्लॉटेड ब्लड था। तो ये फाइंडिंग भी आपको मिल सकती है, वो उसमें सजेस्टिव होगी डेफिनेटली कि कॉज ऑफ डेथ ये है कि एंटीमॉर्टम करंट। होना तो चाहिए बेटा, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है। कई दफ़ा एंट्री मिलती खाली आपको, एग्जिट मिलना ज़रूरी, लेकिन मिल भी सकती है। कई दफ़ा ओकल्ट होती है, कि ऐसी जगह पे किसी स्किन ग्रीज में, किसी
फोल्ड में किसी ऐसी जगह पे होता है कि वो नहीं हम अप्रिशिएट कर पाते, क्योंकि इतना सा तो मैं बता रहा हूँ, इतना सा तो वो करंट का एंट्री एग्जिट होता है, वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता। सबसे डिस्टर्ब कौन से भेजिए होते हैं इसमें? सर इसी तरह आप भेजो, अगर तो आपको कोई इसमें सस्पिशन नहीं है, जिस तरह पुलिस कहती है कि जी ये रेलवे ट्रैक से मिली है बॉडी और इस तरह है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है भेजना। लेकिन अगर आप वैसे सस्पिशन सर्कमस्टांसेस हैं कि जी वो कहते हैं जी जिस तरह ज़्यादातर बेचारी बच्चियों पे जुल्म होता है, ससुराल में करंट लगा के मार देते हैं, कहते हैं जी इसने खुदकुशी कर ली है, उसमें फिर आप इस तरह भेज दें तो बेहतर है, वो आप ज़रूर करें। ऐसे ही कहा, क्योंकि एक दफ़ा बॉडी खुल गई है, आप जो प्रोसीजर करना चाहते हैं कर लें, टू बी ऑन द सेफ साइड, कि कल को ऐसा ना हो कि कोई भी चीज़ ना आए तो हम बंद गली में खड़े हों, कॉज ऑफ डेथ ही ना एस्टेब्लिश कर सकें। हमने कॉज ऑफ डेथ एस्टेब्लिश करनी है, मेडिको लीगल ऑटोप्सी के ये ऑब्जेक्टिव है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी का ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉज ऑफ डेथ ढूंढना, मोड ऑफ डेथ ढूंढना, पॉइजनिंग को डिटेक्ट करना, फीटल ऑटोप्सी करना, उसके अलावा कोई भी और तरीके से जो है ना डेथ हुई हो उसको एस्टेब्लिश करना, एनी अननेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ है उसको भी फिर रूल आउट करना कि इधर ये नेचुरल डेथ थी या नहीं थी। ठीक है, आपके पास मेरे पास एक केस आया था, वो बाबा था कोई 60-65 साल का, तो यहाँ मुलाजमीन के साथ रहता था, मुलाजमों के साथ सुबह सुबह झड़प हुई है, तो वो उनको डांट रहा था, डांटने के बाद वो गिरा है और कोलैप्स कर गया और मर गया। गिरने से उसके दोनों घुटनों पे 2 एब्रेजन्स थी बस, उसके अलावा बॉडी पे कोई मार्क ऑफ वायलेंस नहीं था। उसका फिर जब हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन आया था तो मार्क मायोकार्डियल इन्फार्क्टिव चेंजेस आई थी उसमें। ठीक है, तो वो नेचुरल डेथ है। ये भी आपका एस्टेब्लिश करना दूसरों को, नहीं तो सारे मुलाजमीन, वो बेटा उसका बाहर से आया था, वो कहता है मुलाजमों ने उसके बाप को मारा, तो उन गरीब लोगों का क्या कसूर है कि जो वहाँ मुलाजमत भी करें और बाद में वो ऐसे इल्जामात भी भुगतें। तो ये कॉज ऑफ डेथ एस्टेब्लिश करना आप लोगों का हमारा काम है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी पे आपने फोकस रखना है। और जी बेटा, एस्फिक्सिया देखो ना बेटा, एस्फिक्सिया होगा स्मूदरिंग से, ठीक है, एस्फिक्सिया होगा मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन से, एस्फिक्सिया होगा लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन से, फिर एस्फिक्सिया होगा ड्राउनिंग से, फिर एस्फिक्सिया होगा एस्फिक्सिएंट गैसेस से, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और साइनाइड है। बर्निंग बिल्डिंग जो होती है ना, मसलन खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे इस वक्त अगर इस कमरे में आग लग जाए और 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाए आग का, तो ये जितना प्लास्टिक है इसका और का ये जो आग में से जो आपके है और इन तमाम चीज़ों में से कार्बन और नाइट्रोजन मिल के साइनाइड बना देंगे। बर्निंग बिल्डिंग में बर्निंग प्लास्टिक से साइनाइड बन जाता है। साइनाइड इज एन एस्फिक्सिएंट गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन एस्फिक्सिएंट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एस्फिक्सिएंट गैस, और इनमें से सबसे लीथल, अगर आपको एमसीक्यू आए कि सबसे लीथल कौन सी है, तो इनमें से सबसे लीथल हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड तो ये जो गटरों में जो जो सफाई वाले घुसते हैं वो इंस्टेंटेनियसली मर जाते हैं। इसको हम अपनी फोरेंसिक में कहते हैं स्लेज हैमर स्लॉटर हाउस इफेक्ट, कि स्लॉटर हाउस में जब वो कोई जानवर ज़िबा करना हो तो उसको स्लेज हैमर मार के पहले नॉकआउट करते हैं। तो ऐसे 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 इंस्टेंटेनियसली गटर का ढकना खोला, 700 पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से अगर हाइड्रोजन सल्फाइड थी, ऐसे वो चढ़ा नाक को, फौरन मर गया बंदा। सबसे लीथल गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एस्फिक्सिएंट गैसेज हैं बर्निंग बिल्डिंग में, सुअर्स में, गटर्स में, पुराने कुएं जो बंद हैं जंगलों में, वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड होगी। अदरवाइज वैसे कहीं आग लगी है तो मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सल्फाइड, साइनाइड सब होगी। ठीक है, तो ये एस्फिक्सिया के सारे हैं आपके पास। सर इसको सिग्नेचर करिएगा। जी जी मुझे ये इमेजेस से कॉल जी जी एग्जामिनेशन से मैं फिर जरा निकलता हूं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बेटा, कॉज ऑफ डेथ आपने क्वेश्चन पूछा है कि हमने एंड में कैसे लिखनी है, तो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहली इंजरी है फायरआर्म इंजरी। ठीक है, तो उसमें आप ये लिखोगे फाइनल ओपिनियन में, द इंजरी स्टेटेड अबव आर एंटी मॉर्टम इन नेचर and caused by firearm weapon. Cause of death in this case is damage to skull bones, meninges and brain under injury number 1 leading to coma and death. This injury is sufficient to cause death in ordinary course of nature.
एक ये हो गया। फिर आ गया ब्लंट मीन्स वाला, ठीक है, उसमें आएगा इंजरी स्टेटेड अबव आर एंटीमॉर्टम इन नेचर एंड कॉज्ड बाय ब्लंट मीन्स। कॉज ऑफ डेथ इन दिस केस इज डैमेज टू लिवर अंडर इंजरी नंबर 1, 2 या 3 जॉन्सी भी है, लीडिंग टू क्या होगा, क्या करेगा ये, हेमरेज, शॉक एंड डेथ, ठीक है। दिस इंजरी इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। फिर आएगा स्ट्रेंगुलेशन वाला, अब उसमें भी वही आगे सब क्लासिफिकेशन आ जाती है कि मैनुअल है, लाइगेचर है, स्मूदरिंग है, क्या है उसका, आप ऐसे लिखोगे इंजरी स्टेटेड अबव एन एंटीमॉर्टम इन नेचर। एक उसमें ओपिनियन होगी कि कॉज ऑफ डेथ इन दिस केस इज इंटरफेरेंस विद रेस्पिरेशन एट द लेवल ऑफ माउथ एंड नेक, सॉरी माउथ एंड नोज, माउथ एंड नोज के लेवल पे इंटरफेरेंस विद रेस्पिरेशन है ड्यू टू स्मूदरिंग लीडिंग टू एस्फिक्सिया एंड डेथ। अगेन दिस इंजरी इज सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। उसके बाद अगर लाइगेचर है तो वही कि इंजरी स्टेटेड अबव आर एंटीमॉर्टम इन नेचर एंड कॉज्ड बाय ब्लंट मीन्स ब्रैकेट में लाइगेचर मटीरियल। Cause of death in this case is interference with respiration at the level of neck. This injury is sufficient to cause death in ordinary course of nature. अब कई दफा ऐसे होता है कि आपको मल्टीपल मोड भी मिल रहे हैं, एस्फिक्सिया भी है, हेमरेज भी है, सर में भी गोली मारी हुई है, गुस्सा ही बड़ा है, हर तरह से मारा है उस बंदे को, ठुड्डे भी मारे हैं, गले में हाँ स्टैब भी किया है, गले में क्लच की तार भी डाली है, गोली भी मारी है, टोके से गर्दन भी उड़ा दी है। अब ऐसे केस में आप लिखोगे इंजरी स्टेटेड अबव आर एंटीमॉर्टम इन नेचर एंड कॉज्ड बाय जो भी इंजरी 1, 2, 3 शार्प एज वेपन, ब्लंट मीन्स एंड फायर आर्म वेपन एंड लाइगेचर, वो आप मेंशन करोगे। फिर आप लिखोगे कि दीज इंजरी, फिर इसमें आपने मोड नहीं देना, मल्टी मोडल डेथ में आपने किसी एक मोड पे या मल्टी मोडल डिस्क्रिप्शन नहीं देनी। इसमें आप लिखोगे ऑल दीज इंजरीज आर सफिशिएंट टू कॉज डेथ in ordinary course of nature individually.